सो क्या था कि अगर मैं डेस्कटॉप को ओपन करता हूँ इस वेबसाइट को और 4 प्रोडक्ट्स अगर मुझे दिखाने हैं तो मैं इन चारों को साइड बाय साइड इस तरीके से दिखा सकता हूँ। क्यों दिखा सकता हूँ? क्योंकि 4 प्रोडक्ट्स को दिखाने का मेरे पास स्पेस है मेरी स्क्रीन के अंदर, है ना। मेरी स्क्रीन में इतना स्पेस है कि 4 प्रोडक्ट्स को मैं इस तरीके से कंफर्टेबली दिखा सकता हूँ। यहाँ पे क्या था, 2 प्रोडक्ट्स कंफर्टेबली हम दिखा सकते हैं तो दिखा रहे हैं। बट वहीं पे अगर ये वेबसाइट मुझे ओपन करनी है अपने मोबाइल में, तो मोबाइल की स्क्रीन तो ऑब्वियसली छोटी रहेगी ना। मोबाइल की स्क्रीन कैसी रहेगी? छोटी। डेस्कटॉप से तो छोटी ही रहेगी कम से कम। तो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? अब वेबसाइट तो सेम ही रहेगी, apple.com मोबाइल में भी सेम है, लैपटॉप में भी सेम है। तो 4 प्रोडक्ट्स मुझे क्या करने पड़ेंगे? दिखाने तो यहाँ भी पड़ेंगे। तो कैसे दिखाऊंगा? मैं कुछ ऐसा करूँगा, एक प्रोडक्ट मैं यहाँ दिखा दूँगा, उसका अगला प्रोडक्ट उसके नीचे दिखा दूँगा, उसका अगला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। और अभी थोड़ा सा डिज़ाइन को इग्नोर करो, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 4 प्रोडक्ट्स को मैं एक के नीचे एक दिखा सकता हूँ। या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि मोबाइल के अंदर अगर मुझे दिखाना ही है तो मैं क्या करूँ, इन 4 के चारों को बहुत छोटा छोटा बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक इमेज यहाँ पे, एक प्रोडक्ट यहाँ पे, एक प्रोडक्ट यहाँ पे, और एक प्रोडक्ट उसके जस्ट बगल में, एंड एक प्रोडक्ट उसके बगल में, इस तरीके से। बट इन दोनों में से बेटर कौन सा है बताओ? ये मेरी वेबसाइट है डेस्कटॉप में जो कि बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रही है। मुझे इस वेबसाइट को ओपन करना था मोबाइल में, जो कि सेम चीज़ 4 के 4 प्रोडक्ट दिखने चाहिए। तो कैसे सही दिखेंगे वो प्रोडक्ट? इस तरीके से वर्टिकली सही दिखेंगे या फिर इस तरीके से छोटे छोटे करके साइड में दिखा दूँगी मोबाइल में? कौन सा तरीका सही रहेगा? पहला तरीका, ओके। पहला तरीका ये है, सेकंड तरीका ये है। काम क्या है कि ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, इनको दिखाना है मोबाइल के अंदर। 2 ऑप्शन है, या तो वर्टिकली दिखा दो एकदम सही साइज में कि एकदम बड़े भी मतलब जितना दिखना चाहिए उतने दिख रहे हैं। इसमें क्या होगा, इमेजेस बहुत छोटी दिखाई देंगी। तो कौन सा सही रहेगा? वर्टिकल ऑब्वियसली। तो वर्टिकल हमारा सही रहेगा। 1 2 3, देखो ऑप्शन जो हमारा है वो रहेगा 1। क्यों रहेगा? क्योंकि ये आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब फीचर्स तो कम से कम दिखने चाहिए ना मोबाइल के अंदर। अब मान लो जैसे ये 2 प्रोडक्ट्स हैं मेरे, अब मोबाइल के अंदर ये बिल्कुल ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो उस चीज़ का क्या मतलब बनता है? जब वर्टिकली कंफर्टेबली आप उनको देख सकते हो, सो दैट इज़ योर ऑप्शन। इमेजेस को छोटा क्यों करना है? अब मान लो जैसे यहाँ पे आपको 4 इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तब क्या होता है? देखो ये इतने सारे यहाँ पे आ गए इस तरीके से। अब ये सारे के सारे मान लो छोटे 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 करके एक के साइड में एक दिखाई देते हैं। क्या मैं आप सबका नाम पढ़ पाता है? यहाँ पे नहीं पढ़ पाता, ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज़ है बस, कि किस तरीके से आपको एलिमेंट्स को दिखाना है। अब मैं जैसे ही चैट बॉक्स ओपन करता हूँ तो 3 की जगह सिर्फ एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो। एक एक करके एक एक आपके नाम आ रहे हैं। जैसे ही चैट बॉक्स हटाता हूँ तो एक की जगह 3 आ गए यहाँ पे। तो जितने में आप चीज़ों को सही से देख पा रहे हो उस हिसाब से मुझे चीज़ों को डिज़ाइन करना है। तो इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कि स्क्रीन के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से एलिमेंट्स खुद से एडजस्ट हो जाएं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है अभी। ठीक है। तो अब क्या है, जैसे ये apple.com है, अब इसको अभी मैं ऐसे डायरेक्ट तो फ़ोन पे आपको दिखा नहीं सकता। तो अगर आपको लैपटॉप की हेल्प से ही मोबाइल में देखना है कि कैसी दिखेगी, तो सबसे पहले तो आप ओपन करो डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल्स क्या होता है? किसी भी वेबसाइट में राइट क्लिक करो, देन इंस्पेक्ट पे जाओ, सबसे नीचे दिख रहा होगा इंस्पेक्ट, तो उस पर जाओ। तो इनको हम बोलते हैं डेवलपर टूल्स। ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है यहाँ पे, ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, टॉगल डिवाइस टूल बार, इसके ऊपर क्लिक करो। अब देखो ये आपकी स्क्रीन छोटी हो गई और ऊपर आपको दिख रहा होगा डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव। तो इसको आप छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से दिख रहा है आपको। देखो मैंने स्क्रीन की, अगर मान लो कोई स्क्रीन इतनी बड़ी है तो उसमें वेबसाइट कैसी दिखेगी? कुछ इस तरीके से। और जैसी वेबसाइट छोटी होगी, देखो तो मैंने किसी चीज़ के ऊपर क्लिक कर दिया, तो जैसी वेबसाइट मेरी छोटी, सॉरी स्क्रीन छोटी होगी, तो तब क्या होगा? देखो अभी तक दोनों इमेज आ रही हैं, अभी भी 2 आ रही है। अब देखो अब क्या हुआ, वो एक एक करके नीचे शिफ्ट हो गई। एक प्रोडक्ट यहाँ पे, एक प्रोडक्ट यहाँ पे, एक प्रोडक्ट उसके नीचे। जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूँ, जैसी जगह होती है, तो वो दोनों प्रोडक्ट साइड बाई साइड आ जाते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। और अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे क्लिक करो, बहुत सारी डिवाइस मिल जाएंगी कि ये वेबसाइट आईफोन SE में कैसी दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये वेबसाइट सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 में कैसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो बेसिकली वेबसाइट्स ऐसी बनानी है कि किसी भी स्क्रीन पे आप उसको ओपन करो, किसी भी डिवाइस में ओपन करो, वो सही दिखाई दे, अच्छी दिखाई दे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो। समझ आया कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्यों बनानी है एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्या होती है? आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल में सही तरीके से ओपन हो या फिर किसी भी स्क्रीन में सही तरीके से ओपन हो, चाहे वो स्क्रीन बड़ी हो छोटी हो।
तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं अभी कोई भी वेबसाइट बनाऊंगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सो डे 23, क्रिएट न्यू फोल्डर, डे 23, इसको ओपन कहाँ करेंगे, वी एस कोड में। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि मैं HTML और CSS की फाइल्स क्रिएट करूँगा। तो index.html, style.css, और index.html में क्या करता हूँ कि कुछ इमेजेस लेके आते हैं, जैसे मान लो img, और src में जैसे, जस्ट अ सेकेंड, और किसी का कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे। जैसे मैंने कहा टाइगर इमेज, तो कुछ यहाँ पर मुझे टाइगर्स की इमेज दिखनी चाहिए। तो जैसे कुछ 2-3 इमेजेस मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इमेजेस ज़रूरी नहीं है, आप जो आपकी इच्छा हो वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, और इसी तरीके से 4 इमेजेस फॉर एग्जांपल में ले आता हूँ, और इसको यहाँ से कर देंगे क्या, गो लाइव, ताकि मैं वेबसाइट को कहाँ देख पाऊँ, ब्राउज़र में। तो ये इस तरीके से आपको 4 इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, बट इमेजेस खुद को खुद से ही अलाइन कर ले रही है। इमेज में आई गेस ये काम मैं नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो इमेजेस से नहीं हो पा रहा है। तो क्या करते हैं, कुछ डिव्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। कुछ डिव्स क्रिएट करेंगे, और स्टाइल में जाके हम बोलेंगे डिव हाइट 500 पिक्सल्स, विड्थ 500 पिक्सल्स, या फिर डिव की जगह इसको एक काम करते हैं ना, स्पैन बना देते हैं। डिव की जगह स्पैन इसको बना देते हैं, और बैकग्राउंड कलर रेड, और अब मैं दे रहा हूँ मार्जिन। मार्जिन क्या होता है एक बार बताएंगे सभी लोग, मार्जिन क्या होता है, कि व्हाट इज़ मार्जिन। ओह, और यहाँ पे कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज़ ये भी है, पहली चीज़ तो ये बताओ कि मार्जिन क्या होता है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि मार्जिन क्या होता है, बताओ व्हाट इज़ मार्जिन। मार्जिन प्रॉपर्टी से क्या होता है? मार्जिन प्रॉपर्टी से क्या होता है, कोई बताएगा? आउटर स्पेस, एग्जैक्टली, आउटर स्पेस, ठीक है, स्पेस अराउंड एन एलिमेंट, बहुत बढ़िया, एलिमेंट के बाहर का स्पेस। अब दूसरा क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि स्पैन की हाइट 500 होनी चाहिए, विड्थ भी 500 पिक्सल्स होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर रेड, एंड मार्जिन 10 पिक्सल। स्टिल मेरे पेज के अंदर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? इसको रिफ्रेश भी कर दिया मैंने, बट स्टिल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या रीज़न है इसका कि इस स्पैन को मैं हाइट एंड विड्थ नहीं दे पा रहा हूँ? कलर लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर रेड लिखा हुआ है। अच्छा, वहीं पर अगर इसको मैं डिव बना दूँ फॉर एग्जांपल, इसको मैंने बना दिया डिव, स्पैन की जगह डिव, तब बिल्कुल सही तरीके से ये काम करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, व्हाट इज़ द रीज़न? इनलाइन एलिमेंट, एग्जैक्टली, इनलाइन एलिमेंट्स को आप हाइट एंड विड्थ नहीं दे सकते, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, इस डिव को आईडी देते हैं मेन, ठीक है, इस डिव को आईडी देंगे मेन, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, मल्टीपल डिव्स और क्रिएट करेंगे, बेसिकली बहुत सारे डिव्स के अंदर और क्रिएट करेंगे, जिसकी क्लास होगी सेम। मान लो 5 डिव्स मैंने क्रिएट कर दिए, तो जो हैशटैग मेन है उसकी हाइट विड्थ कुछ नहीं रहेगी, और ये भी कुछ नहीं रहेगा, बट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो हमारा डॉट सेम है उसके अंदर ये स्टाइल्स अप्लाई होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, और इसको मैं अगर बॉर्डर दे दूँ तो आपको ताकि बॉक्स दिखाई दे, बॉर्डर हमने कल पढ़ा था, क्या होता है, कितना बॉर्डर चाहिए, 2 पिक्सल्स का, कैसा चाहिए, सॉलिड, डॉटेड भी हो सकता है, और ब्लैक। तो ये आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो बॉक्स के चारों तरफ बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे लग गया मेरा बॉर्डर। अब मैं एक्चुअल में जो करना चाह रहा हूँ वो क्या है कि अगर मैं इस एलिमेंट को फ्लेक्स कर दूँ, इस मेन वाले बॉक्स को मैं फ्लेक्स कर दूँ, तो क्या होगा बताओ।
अगर इस मेन वाले बॉक्स का डिस्प्ले में फ्लैक्स कर देता हूँ, फ्लैक्स हमने पढ़ा था, तो क्या होगा जब मैं मेन वाले को फ्लैक्स कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ओके। और कोई क्या होगा, मैं मेन वाले बॉक्स को फ्लैक्स कर देता हूँ जिसके अंदर ये 4 के 4 डिव्स मौजूद हैं, ये आपको दिख रहे होंगे 4 डिव्स सेम क्लास के साथ। तो अगर मैं इसके पेरेंट को मतलब मेन को फ्लैक्स कर देता हूँ तो क्या होगा, बाकी लोगों ने फ्लैक्स बॉक्स नहीं पढ़ा, मतलब सिर्फ पंकज ने पढ़ा। तो फ्लैक्स बॉक्स होते ही क्या होगा, उस उस ड्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इनलाइन हो जाएंगे। ड्यू क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो ब्लॉक लेवल होते हैं, इसलिए क्या हो रहा है, एक के नीचे एक दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ तो सारे के सारे इनलाइन हो जाएंगे और क्या होगा, साइड बाय साइड आ जाएंगे इस तरीके से, ओके ठीक है। तो फ्लैक्स से क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स इनलाइन हो जाते हैं और साइड बाय साइड आ जाते हैं, जो कि सही है बात। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो, अच्छा क्या प्रॉब्लम लग रही है बताओ अभी तक आपको इसमें। डिज़ाइन देख लो कि हाइट 500 पिक्सल्स, विड्थ 500 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर रेड और इसका डिस्प्ले है फ्लेक्स। क्या चेंज आपको लगा, क्या प्रॉब्लम आपको लगी इस पेज में अभी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हेयर। चलो एक और हिंट मैं आपको देता हूँ कि इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि जितना हाइट एंड विड्थ जिस एलिमेंट का फिक्स्ड किया गया है उतना होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने लिख दिया 500 पिक्सल 500 पिक्सल्स है तो होना ही चाहिए, उससे कम या ज़्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो क्या प्रॉब्लम है बताओ इस पेज में, गिवन द कंस्ट्रेंट्स, कि मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए कि हाइट एंड विड्थ तो जितनी मैंने बताई है उतनी होनी ही चाहिए, वो कम नहीं हो सकती। तो क्या प्रॉब्लम है, हाइट एंड विड्थ रेक्टेंगल शेप, एग्जैक्टली। देखो हाइट की तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, हाइट की प्रॉब्लम नहीं है, देखो हाइट की प्रॉब्लम नहीं है, हाइट तो मेरी 500 पिक्सल्स ही रही है, बट जो मेरी विड्थ है वो छोटी हो गई है। अब अगर ये 500 पिक्सल होता और फ्लैक्स ना होता तो कैसा होता, ये बॉक्स एकदम स्क्वायर शेप्ड होता, दिख रहा होगा आपको स्क्वायर। बट जैसे ही मैंने इसको फ्लैक्स किया तो ये सारे एलिमेंट क्या ट्राई करते हैं कि मैं एक ही लाइन के अंदर फिट हो जाऊँ। ये 4 के 4 एलिमेंट्स क्या ट्राई कर रहे हैं कि ये सारे के सारे एक लाइन में फिट हो जाए, क्यों, क्योंकि इनका पेरेंट फ्लैक्स है और फ्लैक्स की तो प्रॉपर्टी यही है ना कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक लाइन में लेके आ जाए। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जो मैंने रूल बताया था आपको कि 500 पिक्सल्स होना ही चाहिए, वो नहीं होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसी को फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या है, मीडिया क्वेरीज। वही प्रोडक्ट वाली बात आ गई ना, देखो प्रोडक्ट एक के नीचे एक तो सही से दिख रहे हैं, बट जैसे ही साइड बाय साइड आए तो छोटे हो गए। तो प्रॉब्लम समझ में आई, प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ घट जाती है या हाइट घट जाती है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कि 500 पिक्सल्स होना ही चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास ये है कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी जो मेरे दिमाग से अभी निकल गई है, अभी जस्ट मेरे दिमाग में था, जस्ट अ सेकेंड, अभी मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। फ्लैक्स रैप, ठीक है, फ्लैक्स रैप अगर मैंने आपको पढ़ाया हो तो फ्लैक्स रैप रैप करते ही क्या होगा, देखो जो एलिमेंट का ओरिजिनल साइज़ है 500 पिक्सल्स एंड 500 पिक्सल्स वो तो रहेगा ही रहेगा, 500 पिक्सल्स रहेगा ही रहेगा। अगर कोई एलिमेंट उससे ज़्यादा स्पेस लेना चाह रहा है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे 500 पिक्सल इसने ले लिया, 500 पिक्सल इसने ले लिया, अब इसके बाद में 500 पिक्सल्स नहीं बचा यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए, तो अगर नहीं बचा तो वो खुद को नीचे शिफ्ट कर देगा इस तरीके से, लेकिन साइज़ के साथ कोई भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर 500 पिक्सल्स मैंने कहा है तो हमेशा 500 पिक्सल्स ही वहाँ पर रहने वाला है। सो दिस इज़ द थिंग, ओके। तो डेवलपर टूल्स में ओपन करता हूँ यहाँ पे, इंस्पेक्ट। अब देखो जैसे ही मेरी स्क्रीन छोटी होगी तो तब भी ये मेरा काम करेगा। देखो जैसे आईफोन SE में ओपन करूँगा अगर इसको तो 4 के 4 एलिमेंट्स इस तरीके से एक के नीचे एक आएंगे, ओके। और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके देखूँ, देखो सबसे बड़ी स्क्रीन में 4 के 4 एक साथ आ गए, अगर इतनी बड़ी स्क्रीन अवेलेबल है तो। जैसे ही मेरी स्क्रीन छोटी होगी अब एक नीचे चले गया, उसके बाद एक नीचे, अब अगर इस तरीके से पूरा ही छोटा कर दिया तो एक एक करके सारे नीचे चले गए। तो फ्लैक्स रैप से क्या हो रहा है, जो उसका ओरिजिनल साइज़ है वो हमेशा रहेगा उसके पास, क्लियर है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको फ्लैक्स रैप पता होना चाहिए। फ्लैक्स रैप रैप करने से क्या होगा एलिमेंट का ओरिजिनल साइज़ रहेगा। अगर ये फ्लैक्स रैप जब नहीं था या फिर नो रैप था
तब क्या था कि स्क्रीन कितनी ही छोटी हो जाए, देखो इस तरीके से स्ट्रिप्स बन के आ गई, बट उसका ओरिजिनल साइज़ नहीं है उसके पास। बट फ्लैक्स रैप में क्या होता है, वो एक के नीचे एक आ जाता है। ओके, तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने का पहला स्टेप तो ये है। और दूसरा स्टेप्स है नॉन रिस्पॉन्सिव पेज और मोबाइल में आपको दिखा दिया कि अगर कोई पेज नॉन रिस्पॉन्सिव होगा, नॉन रिस्पॉन्सिव मतलब जैसे ये पेज है, ये नॉन रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव मतलब अलग अलग साइज़ के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना। नॉन रिस्पॉन्सिव इसका उल्टा। तो ये पेज हमारा नॉन रिस्पॉन्सिव है, तो उसमें क्या होता है, टेक्स्ट आपको ओवरफ्लो करना रहता है, बटन्स छोटे हो जाते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपीयर्स, दैट्स शो रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव जैसे ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, इसको कहीं पर भी ओपन कर लो apple.com, ये सही तरीके से ओपन होगा, तो ये एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, ओके। 3 टूल्स दैट मेक अ पेज रिस्पॉन्स। तो 3 टूल्स आपको चाहिए। पहली चीज़ है व्यू पोर्ट मेटा टैग। तो व्यू पोर्ट मेटा टैग क्या होता है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट मेटा टैग जो हमारा है यहाँ पे मेटा नेम व्यू पोर्ट, तो ये भी हेल्प करता है आपको किस चीज़ के लिए, कि जो आपकी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्लेक्सिबल लेआउट्स। जैसे हमने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था, तो फ्लैक्स बॉक्स भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको एलिमेंट्स को सही तरीके से लेआउट करवाना है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर हमने लेआउटिंग ही तो की है, तो इनका सही से लेआउट होना बहुत ज़रूरी है बिना फ्लैक्स बॉक्स के। और ये फ्लैक्स रैप जो है ये फ्लैक्स बॉक्स की ही प्रॉपर्टी है, अगर इसका डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं होगा तो फ्लैक्स रैप काम नहीं करेगा, या फिर करेगा। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैक्स है तो वो एक के नीचे एक आएंगे, तो जो फ्लैक्स रैप है उसके लिए एलिमेंट को पहले फ्लैक्स होना ज़रूरी है, तो फ्लैक्स बॉक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज़ मीडिया क्वेरीज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं कि पहले मैं आपको बताता हूँ एक करके। तो मीडिया क्वेरीज में बेसिकली होता क्या है ना, जैसे जैसे आपकी स्क्रीन छोटी या बड़ी होती है, तो स्क्रीन के हिसाब से आपकी जो स्टाइल्स हैं वो चेंज होती है, स्क्रीन के हिसाब से। लैपटॉप पे अलग स्टाइल, मोबाइल पे अलग स्टाइल, एंड अदर जो डिवाइसेस होती है वहाँ पे अलग स्टाइल, बेसिकली स्क्रीन के हिसाब से, स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से। जैसे अगर मैं एक एलिमेंट यहाँ पे बनाऊँ, एक नई फाइल बना लेते हैं, new.html, एंड यहाँ पे जैसे मैंने डिव क्रिएट किया, इस डिव को नॉर्मली हाइट एंड विड्थ देते हैं। डिव हाइट 200 पिक्सल्स एंड विड्थ 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर रेड। इसको अगर मैं ओपन करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, इस तरीके से एक बॉक्स दिखाई देगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स जब मैं इसको कहाँ ओपन करूँ, जब मेरी स्क्रीन है उसकी विड्थ हो जाए कुछ इतनी, तो इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ यूजिंग मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज का काम ही यही है कि एक स्पेसिफिक स्क्रीन साइज़ पे, एक स्पेसिफिक स्क्रीन विड्थ पे आपको कोई दूसरी स्टाइल अप्लाई करनी है। तो सिंटैक्स क्या रहता है आपका, सिंटैक्स आपका रहता है कुछ नीचे कैसे स्क्रॉल हो जा रहा है बार बार, कुछ इस तरीके से रहता है बेसिकली। एट द रेट मीडिया आपको सबसे पहले लिखना है, एट द रेट मीडिया, जैसे एट द रेट की फ्रेम सिखाता है वैसे ही एट द रेट मीडिया। उसके बाद ये मैक्स विड्थ क्या है, मिन विड्थ क्या है, ये समझते हैं पहले, ठीक है। विड्थ तो आपको पता ही है, बट आप समझ रहे हैं कि मैक्स विड्थ क्या होता है। ये नीचे कैसे स्क्रॉल हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बार बार। मीडिया यहाँ पे आपको लिखना है मैक्स विड्थ, और यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया 500 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आपको एलिमेंट को अगेन सेलेक्ट करना है। ये मैक्स विड्थ क्या है अभी आपको समझाता हूँ। उसके बाद आपको एलिमेंट को फिर से सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी डिवाइस की स्क्रीन कुछ उसकी विड्थ अगर इतनी होती है, अगर मान लो मेरा डेस्कटॉप है, इस स्क्रीन की कुछ ना कुछ विड्थ तो होगी ना यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक फुल कर दूँ तो ऊपर आपको विड्थ दिख रही होगी 2668। तो 2668 क्या है, मेरा जो लैपटॉप है इसकी मैक्सिमम विड्थ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 500 पिक्सल्स पे क्या होना चाहिए, मैंने कह दिया कि 500 पिक्सल्स पे ये जो एलिमेंट है, जो डिव है, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए। अब ये मैक्स विड्थ क्या है इसको समझो पहले तो बेसिकली जो मैक्स विड्थ होता है, स्टाइल्स ओनली अप्लाई व्हेन स्क्रीन इज 768 पिक्सल्स और स्मॉलर। तो ये जो स्टाइल मैंने लिखा है यहाँ पे कि डिव का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होगा, ये कब होगा, जब स्क्रीन की विड्थ या तो 500 पिक्सल्स होगी या फिर 500 पिक्सल्स से छोटी होगी। अगर 500 से बड़ी होगी तब क्या होगा, तब तो ये स्टाइल अप्लाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर 500 पिक्सल्स या फिर 500 पिक्सल से छोटा होगा तब क्या होगा, देखो
ऊपर ये वाला जो पहली वाली चीज़ है ये आपकी विड्थ है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये ऊपर जो दिख रहा है नंबर, तो इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ। जैसे इसको मैंने कर दिया 498। तो 498 पिक्सल्स अगर किसी स्क्रीन की विड्थ है तो उस केस में देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। जैसे ही 500 से ऊपर लेके जाओगे तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो स्क्रीन के हिसाब से कि स्क्रीन के विड्थ पे हम डिपेंड कर रहे हैं चीज़ों को, कि स्क्रीन की विड्थ इतनी हो तो ये स्टाइल अप्लाई करो, स्क्रीन की विड्थ इतनी हो तो ये स्टाइल अप्लाई करो। ये होता है यूजिंग मीडिया क्वेरीज। और ये मैक्स विड्थ क्या है? मैक्स विड्थ मतलब 0 से 500 पिक्सल्स, बेसिक्स इसका इतना ही मतलब है कि 0 to 500 पिक्सल्स, कि 0 से 500 पिक्सल्स के बीच में ये अप्लाई करना है, और 500 से ऊपर आपको क्या करना है, ये चीज़ अप्लाई कर देनी है। ठीक हो गया। और एक चीज़ आपकी मिनिमम विड्थ भी होती है, मिन विड्थ। मिन विड्थ में क्या होगा, देखो मिन विड्थ में 0 से 500 तक रेड रहेगा और 500 के बाद ऑरेंज हो जाएगा। किसमें? मिनिमम विड्थ में। देखो इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। मैक्स विड्थ में क्या होगा, मैक्स विड्थ इज़ 0 to 500 पिक्सल्स, या फिर जो भी आप यहाँ पे लिखोगे 0 to 500 पिक्सल्स। और मिन विड्थ में क्या होगा, जितना आपने यहाँ पे वैल्यू दी है उससे ऊपर, कि 500 पिक्सल्स और उससे बड़ा। ठीक है। मैक्स विड्थ मतलब 0 से 500, मिनिमम विड्थ मतलब 500 से ऊपर, या फिर जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 500 तक तो आपका क्या रहेगा, ऑरेंज रहेगा, उसके बाद रेड हो जाएगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने 2 मीडिया क्वेरीज यहाँ पे लिख दी। ऑब्वियस सी बात है, ऑरेंज ही हो रहा है हमेशा। तो ये चीज़ समझ आई या फिर नहीं आई, बताओ? मीडिया क्वेरीज। अभी तो मैंने बहुत सिंपल वाली मीडिया क्वेरी आपको बताई है कि एक स्पेसिफिक विड्थ पे आपको एक स्टाइल को चेंज करना है। अब स्टाइलिंग किस पे डिपेंड कर रही है? विड्थ पे डिपेंड कर रही है स्क्रीन की। ठीक हो गया? ओके। और उस एलिमेंट को आपको अगेन सेलेक्ट करना है। ठीक है। अगर आप मीडिया क्वेरीज लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। किसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, वो भी बताना पड़ेगा कि डिव का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, इस तरीके से। बट ये इसका कोई यूज़ केस नहीं है। यूज़ केस इसका मेन होता है कहाँ पे, जैसे ठीक है, ओके। तो एक जैसे मान लो मैं यहाँ पे नैव बार बनाता हूँ। ठीक है। एक नैव बार, इसको कमेंट कर देते हैं, एक नैव बार क्रिएट करते हैं। नैव बार के अंदर क्या होगा, कुछ लिंक्स हो सकती हैं। नैव बार मतलब नेविगेशन बार, इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिंक्स है नेट से। और नैव को थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। नैव को हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, या फिर स्पेस अराउंड भी ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास नैव बार आ जाएगा। अब इस नैव बार को छोटी स्क्रीन पर देखते हैं कैसे दिखेगा। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है टॉगल डिवाइस टूल पर। इसको जैसे मैं छोटा करता हूँ तो छोटा करने पे क्या हो रहा है, ये बटन्स एकदम क्लोज आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जा रहे हैं, या फिर उसके टेक्स्ट ओवरफ्लो करने लग रहा है। तो मुझे क्या चाहिए कि 500 पिक्सल्स के बाद या फिर 500 पिक्सल से छोटी स्क्रीन में ये हमारा गायब हो जाना चाहिए। ये नैव बार 500 पिक्सल से छोटी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। तो कैसे कर सकते हैं बताओ, कि नेविगेशन बार 500 पिक्सल से छोटी स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए। एनीवन? फाइव 500 पिक्सल से छोटी स्क्रीन पे नेविगेशन बार नहीं दिखना चाहिए। कैसे होगा बताओ? मीडिया क्वेरीज, ओके। तो मीडिया क्वेरी एग्जैक्टली होगी क्या? मीडिया क्वेरी तो होगी, बट एग्जैक्टली मीडिया क्वेरी होगी क्या? मैक्स विड्थ यूज़ होगा या फिर मिनिमम विड्थ? चलो ये बताओ। मैं रहा हूँ 500 पिक्सल से छोटे पे, मैक्स विड्थ यूज़ होगा या फिर मिन विड्थ यूज़ होगा? मैक्स विड्थ, ओके ठीक है। तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, तो बार बार अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर मैं लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे डिव सेलेक्ट किया, इसका ऐसा समझो कि CSS के अंदर मैं CSS लिख रहा हूँ। डिव के साथ ये होना चाहिए, नैव के साथ ये होना चाहिए।
क्या होना चाहिए बताओ, कि यहाँ पे आके इसका ये एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये दिखना ही नहीं चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है कि किसी एलिमेंट को गायब कर दो आप, ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जिससे एलिमेंट दिखना ही गायब हो जाए? ओपेसिटी, ओके, ओपेसिटी है। या फिर एक और होता है डिस्प्ले नल, अगर याद हो आपको, डिस्प्ले नल का भी सेम काम है कि एलिमेंट दिखना ही बंद हो जाता है। तो देखो यहाँ पे तो दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही 500 पिक्सल से छोटा होगा आपका नेविगेशन बार नहीं दिखाई देगा। सो ये है मीडिया क्वेरीज। तो अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेक पॉइंट्स। क्योंकि ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है? पहली चीज़ है मोबाइल फर्स्ट, स्टार्ट विद मोबाइल स्टाइल्स देन स्केल अप। आपको कोई भी अगर वेबसाइट बनाओगे तो वो मोबाइल डेस्कटॉप हर चीज़ के लिए बनानी पड़ेगी। तो स्टार्ट किससे करना है? मोबाइल से। दो तरीके हैं, मोबाइल फर्स्ट एंड डेस्कटॉप फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट में क्या होता है, पहले मोबाइल की हमें स्टाइल सीखनी पड़ती है कि मोबाइल के लिए आपकी स्टाइल्स किस तरीके से रहने वाली है। ओके, एंड मीडिया क्वेरीज में आप किसको डिस्कस करोगे? डेस्कटॉप वाले में। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैं नॉर्मली जो स्टाइल्स दिख रहा हूँ, मतलब मीडिया क्वेरीज से बाहर, ये किसके लिए रहेंगी? मोबाइल के लिए, कि मोबाइल पर हाइट इसकी 200 रहनी चाहिए, विड्थ इतनी रहनी चाहिए। और मीडिया क्वेरीज में किसके लिए लिखूँगा? डेस्कटॉप के लिए, कि मिनिमम विड्थ इतना, कि 500 पिक्सल्स के तक तो मैंने लिख रखी है कि ये होना चाहिए, और 500 पिक्सल्स के बाद ये होना चाहिए। तो डेस्कटॉप की स्टाइल्स में किस में लिखूँगा? मीडिया क्वेरीज में। एंड जो नॉर्मल स्टाइल्स है ये किसकी रहेंगी? मोबाइल की। इसको बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट। और डेस्कटॉप फर्स्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कि जो नॉर्मल स्टाइल्स है इसमें डेस्कटॉप की स्टाइल रखेंगे हम, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। और मीडिया क्वेरीज में क्या करेंगे हम? मोबाइल की जो स्टाइल्स हैं वो लिखेंगे। तो मोबाइल फर्स्ट एंड डेस्कटॉप फर्स्ट समझ में आया क्या होता है स्टाइल्स में? मोबाइल फर्स्ट एंड डेस्कटॉप फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट में पहले मोबाइल की स्टाइलिंग आप लिखते हो, और डेस्कटॉप फर्स्ट में डेस्कटॉप की स्टाइलिंग। ठीक है, तो कुछ क्रिएट करके देखते हैं इसमें। जैसे नेवबार वाली चीज़ें हैं इसमें। ओके, जैसे मान लो इसी के अंदर मेरे पास क्या है, इसको अभी के लिए मैक्स विड्थ रहने देता हूँ। जैसे ये एचरफ वाला ही है, चलो इसको मैंने फ्लैक्स तो कर ही रखा है, नाउ डिस्प्ले फ्लैक्स। यहाँ पे इसको नन की जगह हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन क्या रहती है? रो रहती है। यहाँ पे कॉलम हो जाएगी, देखो। तो यहाँ तक इस तरीके से आएंगे, और इसके बाद क्या हो जाएंगे? एक के नीचे एक दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि मैं लिख दिया फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। कॉलम में क्या होते हैं? एक के नीचे एक बन के आते हैं। तो 500 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन में नए बार ऐसे आएगा, छोटी स्क्रीन में नए बार इस तरीके से आएगा। तो रियल वर्ल्ड वेबसाइट में भी ऐसे ही काम होता है कि वेबसाइट तो सेम ही रहेगी, एलिमेंट भी सेम रहेगा, काम भी सेम रहेगा, बस उसका लेआउट चेंज करना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे चाहिए आपको, किस विड्थ पे कहाँ पर चाहिए। तो मीडिया क्वेरीज में यही था। और कुछ यूनिट्स हैं यहाँ पे जो आपको समझनी है, ठीक है? रिस्पॉन्सिव यूनिट्स, ये मैं आपको समझा देता हूँ एक नए पेज में। रिस्पॉन्सिव यूनिट्स, जैसे पिक्सल्स हमने एक यूनिट पढ़ी है अभी तक, तो और भी यूनिट्स यहाँ पे होती हैं। पहली यूनिट तो होती है आपकी VH, ठीक है? क्या होती है? VH एंड VW, व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। जैसे मान लो अगर मेरे पास डिव है यहाँ पे, और डिव की हाइट एंड विड्थ में कितनी कर देता हूँ? अभी तक तो पिक्सल्स में कर रहा था, अब मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पे 100 VH, 100 VH मतलब 100 व्यू पोर्ट हाइट, और विड्थ को अगर मैं कर दूँ 100 VW, 100 व्यू पोर्ट विड्थ, और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। और इसको हम अगर ओपन करता हूँ res.html, तो क्या होगा? पूरा का पूरा पेज ही हमारा ऑरेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा 100 VH एंड 100 VW, जिसका मतलब होता है 100 व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट हो गया आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। अगर मैं इसको 100 बोल देता हूँ तो इसका मतलब हो गया पूरा कवर कर दो। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिख रहा है चारों तरफ से, इसको मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ बताओ?
ये वाइट स्पेस चारों तरफ से दिख रहा होगा, ये कैसे रिमूव होगा बताओ। मार्जिन पैडिंग तो मैंने कुछ दी नहीं, बट स्टिल ये स्पेस आ रहा है, ऐसा क्यों? और इसको हटा कैसे सकते हैं? मार्जिन 0, ग्रेट, पैडिंग 0। तो अप्लाई किस में करेंगे इसको? यूनिवर्सल सेलेक्टर में। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। इससे क्या होगा, अब पूरा पेज आपको दिखाई देगा ऑरेंज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने लिखा था 100 VH एंड 100 VW। अगर मैं 100 VH की जगह 90 VH कर दूँ तो पूरे से थोड़ा सा कम हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। और 100 VW की जगह 90 VW कर दोगे तो पूरा नहीं होगा, इतना हो जाएगा कुछ आधा। और ये हर स्क्रीन के लिए काम करता है बेसिकली। अगर डेस्कटॉप में इतना दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया बेसिकली, समझो कि जो भी स्क्रीन है ना उसका 90% आप कह सकते हो, काइंड ऑफ 90%। अगर मैं इसको किसी छोटी स्क्रीन में भी ओपन कर दूँ, मान लो ये होगी मेरी छोटी स्क्रीन, तो छोटी स्क्रीन में भी ऐसा ही रहेगा। देखो बड़ी स्क्रीन में अगर इतना स्पेस खाली है तो छोटी स्क्रीन में भी इतना ही रहेगा। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव यूनिट, जो कि अब पिक्सल्स में क्या है, पिक्सल्स अगर 100 पिक्सल्स आपके फिक्स रहेंगे, मोबाइल में भी उतने ही रहेंगे एंड डेस्कटॉप में भी उतने ही रहेंगे। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट हॉर्न, पता नहीं कौन था इतनी ज़ोर से। क्या था कि हाँ, तो VH एंड VW जो है वो स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं कि जितनी स्क्रीन होगी उस हिसाब से वो काम करेंगे। अगर 190 मेरा 100 VH एंड 90 VW को जिस तरीके से दिखाई देता है बड़ी स्क्रीन में, तो छोटी स्क्रीन में भी वो ऐसा ही दिखाई देगा। ओके, अगर मैं इसको पिक्सल्स कर देता कि मान लो इसको मैंने 1000 पिक्सल्स बोला और इसको भी मैंने 1000 पिक्सल्स बोला, तो इसमें क्या होगा, देखो ये इस तरीके से चल रहा है हमारा। उसमें क्या था, देखो कभी पूरा कवर हो जाता है, कभी नीचे से छूट जाता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे यूज़ करता हूँ VW और VH, तो इस केस में हर जगह एकदम कंसिस्टेंट रहेगा। और इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी, जस्ट अ सेकंड, कभी कभी इसमें बग आ जाता है, तो इसको डेवलपर टूल्स दोबारा ओपन कर लिया करो। तो देखो इसको मैं जब भी छोटा करूँगा ये इतना ही दिखेगा आपको, इतना स्पेस यहाँ से, इतना स्पेस यहाँ से। तो समझ आए VH एंड VW क्या है। ठीक है, तो VH एंड VW को यूज़ करना स्टार्ट करो। उसके अलावा कौन सी यूनिट है, तो VH आपने जैसे देख लिया, 50 VH कर दोगे तो आधी स्क्रीन हो जाएगी, 100 VH मतलब पूरी स्क्रीन। ये आपको समझ में आएगा। और एक होता है परसेंटेज, ठीक है, एक क्या होता है परसेंटेज, ठीक है, रैम एंड एम भी समझाता हूँ अभी आपको। एक होता है परसेंटेज यूनिट। परसेंटेज जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अपने पेरेंट का इतना %। जैसे अगर इस ड्यू के अंदर एक में बना दो P, और P को मैं बोलूँ कुछ ऐसा कि जो इसकी विड्थ है वो 60% होनी चाहिए, और हाइट जो है वो भी 60% होनी चाहिए, और बैकग्राउंड कलर रेड। इस तरीके से बॉक्स आएगा। इसको अगर मैं छोटी स्क्रीन पे ओपन करूँ तब क्या होगा, अपने पेरेंट का हमेशा विड्थ कितनी थी मेरी 60%, तो हमेशा ही पेरेंट का 60% ही ऑक्यूपाई करेगा, नो मैटर द स्क्रीन। छोटी स्क्रीन होगी तो छोटी स्क्रीन के हिसाब से 60%, बड़ी स्क्रीन होगी तो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से 60%, बट हमेशा ही 60% लेगा। अगर ये पिक्सल्स होते तो पिक्सल्स में हो जाती है प्रॉब्लम। इसको कर देते हैं जैसे पिक्सल्स, 600 पिक्सल्स एंड 600 पिक्सल। तो यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, छोटा करूँगा तो देखो उसका जो पेरेंट है वो ही छुपने लग गया पीछे। तो ये प्रॉब्लम हमारी पिक्सल्स के साथ। पिक्सल्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स, कि जितना है वो उतना ही रहेगा। बट परसेंटेज में क्या रहता है, अपने पेरेंट के हिसाब से चलता है कि पेरेंट का 60%, पेरेंट का 50%। और जैसे स्क्रीन छोटी हुई, पेरेंट छोटा हुआ, तो वो खुद को भी छोटा कर लेगा एलिमेंट। किस पे डिपेंड होगा, पेरेंट पे। अगर मैं इसको एडजस्ट कर रहा था इस पी को, तो किस पे डिपेंडेंट है, इस ड्यू पे। परसेंटेज क्लियर है, परसेंट यूनिट। ठीक है, अब एक होती है हमारी रैम एंड एम। ठीक है, क्या होता है रैम एंड एम, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। आर रिलेटिव CSS लेंथ यूनिट यूज टू क्रिएट स्केलेबल रिस्पॉन्सिव एंड एक्सेसिबल लेआउट। ठीक है,
The fundamental difference is the RAM scales related to the root HTML element font size font size। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं पहली चीज़ तो फॉन्ट साइज़ के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉन्ट साइज़ के लिए। एंड रिलेटिव टू पेरेंट, तो जो रैम होता है हमारा, ठीक है, जो होता है हमारा रैम, वो होता है आपके रूट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, और जो एम होता है वो किसके हिसाब से करता है? पेरेंट के हिसाब से। अभी जब मैं इसको प्रैक्टिकली करूँगा तब समझ आएगा आपको। व्हेन यूज फॉर फॉन्ट साइज और द एलिमेंट्स ओन फॉन्ट साइज व्हेन यूज फॉर अदर प्रॉपर्टीज लाइक पैडिंग और मार्जिन। Most modern web browsers set the base root font size to 16 pixels. Okay. Root element. Just a second. Current element. RAM stand for root M. ठीक है. RAM का मतलब होता है root M और M आपका M ही हो गया. It looks strictly at the font size configured on the root HTML node. तो पहली चीज़ तो इसको हम जनरली यूज़ करते हैं किसके लिए? फॉन्ट साइज़ के लिए। ओके। और 1 रैम का मतलब आप कह सकते हो कि 16 पिक्सल्स। अगर रूट में 16 पिक्सल्स है, जैसे इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ मान लो, हे देयर। रूट एलिमेंट कौन सा होता है? स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको HTML, ये होता है हमारा रूट एलिमेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ आपको दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ है ये रहता है 16 पिक्सल्स। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट HTML का जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ रहेगा वो कितना रहेगा? 16 पिक्सल्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रैम कर दूँ, जैसे पी के अंदर मैंने कहा फॉन्ट साइज़ 1 रैम, तो क्या 1 रैम पे कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। 2 रैम पे क्या होगा? 2 रैम पे हो जाएगा ये 32 पिक्सल्स। क्यों? क्योंकि जो रूट एलिमेंट है वो 16 पिक्सल्स है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कुछ ना कुछ तो होगा, बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 16 पिक्सल्स। तो HTML का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ रहता है इतना 16 पिक्सल्स, और जो रैम चलता है वो रैम इसी के हिसाब से चलता है, रूट एलिमेंट के हिसाब से, कि रूट अगर 16 पिक्सल्स है तो उस केस में 1 रैम मतलब हो गया 16 पिक्सल्स, 2 रैम मतलब हो गया 16 इंटू 2 32 पिक्सल्स। अगर मैं इसको रूट को चेंज करके 32 कर दूँ तो अब ये कितना हो जाएगा? 64 पिक्सल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है 2 रैम। 2 रैम मतलब 32 इंटू 2। तो रैम का मतलब हो गया रूट एम, रूट का जितना फॉन्ट साइज है उसके हिसाब से चेंज होगा। समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे? तो रूट एलिमेंट पे अगर आपको डिपेंड होना है फॉन्ट साइज के लिए, तो यू कैन यूज़ व्हाट? रैम। ठीक है, और एम क्या होता है? एम आपका होता है पेरेंट के हिसाब से चलता है। एम आपका किसे चलेगा? पेरेंट के हिसाब से। तो जैसे ये डिव है हमारा, डिव का मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ कितना? मान लो 10 पिक्सल्स। डिव के अंदर जो फॉन्ट साइज़ है वो रहेगा 10 पिक्सल्स। ये रैम वाला भी हटा देता है, तो डिव के अंदर आपको दिख रहा होगा ये 10 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज़ हो गया। और पी इसके अंदर है, कि डिव का पी का पेरेंट कौन है? डिव। तो अगर पी का मैं फॉन्ट साइज लिखूँ किस में? एम में। अगर मैं लिखूँ 1 एम, 1 एम मतलब कितना होगा? 10 पिक्सल्स ही रहेगा। 2 एम मतलब कितना हो जाएगा? 20 पिक्सल्स, तो 10 की जगह 20 हो जाएगा। 10 एम में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 पिक्सल्स। तो एम किस पे डिपेंडेंट है? अपने पेरेंट पे। रैम किस पे डिपेंडेंट है? अपने रूट एलिमेंट पे। रूट एलिमेंट कौन होता है? HTML। तो HTML के अंदर आप जितना फॉन्ट साइज डिफाइन करोगे उस हिसाब से चलेगा। या फिर फॉन्ट साइज ही ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाह रहे हो, विड्थ पे, हाइट पे, बस इतना ध्यान देना है कि रूट एलिमेंट और पेरेंट का। क्लियर है रैम एंड एम सभी को? कोई डाउट किसी का? रैम एंड एम में किसी का कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो अब आपने जो पोर्टफोलियो वेबसाइट अभी तक बना रहे हो उसको बनाना है रिस्पॉन्सिव, कि अगर मोबाइल में भी ओपन हो तो बिल्कुल सही तरीके से ओपन हो। और मोबाइल में अगर ओपन अभी नहीं कर पा रहे तो कैसे ओपन करना है? इस तरीके से, डेवलपर टूल्स की हेल्प से। ओके, डेवलपर टूल्स की हेल्प से। एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को ज्वाइन करना है। एंड CSS आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ग्रिड, ओ हाँ, ग्रिड हमारा रह गया था जो लास्ट टॉपिक। यस, तो ग्रिड ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो अगर हो सका तो ग्रिड को कल ही कंप्लीट करेंगे।
एंड देन उसके बाद JS। एंड इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं CSS में, बट इस टाइम लाइन पे उनको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। सो बट ग्रिड इज़ इम्पोर्टेंट, ग्रिड को हम कंप्लीट करेंगे कल, एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे JS। तो कल JS का इंट्रोडक्शन होगा एंड ग्रिड। ओके।